नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 4003 यानी कि टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में A+ ग्रेड लेके आनी है। ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है अगर आप मेरे वीडियोस को बराबर शुरू से आखिर तक देखेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। साथ में अपनी समस्याओं को संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे ताकि इसको सॉल्व किया जा सके। इसी के साथ मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। यूनिट 3 जो आपकी है वो है फिक्स्ड एंड कंटिन्यूस बीम्स। तो उसमें से मैं आपके फिलहाल फिक्स्ड बीम का पोर्शन दे रहा हूँ और उसका ये पहला वीडियो है। तो फिक्स्ड बीम को समझने के लिए थोड़ा सा पहले हमें समझना होगा सिंपली सपोर्टेड बीम को, क्योंकि फिक्स्ड बीम सिंपली सपोर्टेड बीम से कनेक्टेड है। देखिएगा, ये है सिंपली सपोर्टेड बीम, आप पढ़ चुके हैं। थर्ड सेम में आपने काफी क्वेश्चन किए थे इसके शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के। अगर इस पे कुछ भार लग रहे हों तो ए और बी इसके सपोर्ट्स हैं। ये बीम भार लगने के कारण ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लोड्स दिस बीम डिफ्लेक्ट लाइक दिस। इस प्रकार से ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। बीम deflect like this. It is called as deflection curve. आप देख रहे हैं कि यहाँ डिफ्लेक्शन काफी ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है। लेकिन स्लोप की अगर बात करें तो यहाँ पर स्लोप बहुत ज्यादा है। ये इतना स्लोप है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल है ये। यहाँ पर स्लोप नापे अगर तो इतना स्लोप है, क्लॉकवाइज एंगल है ये। ये स्लोप और डिफ्लेक्शन जो है ये बीम को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और बीम के असफल यानी कि फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। और बीम की जो अपीयरेंस है वो भी खराब लगती है। ये आपको समझाने की दृष्टि से मैंने एंगल बहुत बड़े दिखाए, इतने बड़े नहीं होते हैं, ये मुश्किल से आधा डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे होते हैं, लेकिन समझाने की दृष्टि से मैंने आपको एंगल बड़े बड़े दिखाए। अब हम क्या चाहेंगे कि ये जो लाइन है टेंजेंट, दिख रहा है कोई, मेरे पेन मैंने लगा था यहाँ पे, ये लाइन घूम के वापस ऐसी आ जाए, यूं हो जाए ऐसे, ताकि यहाँ पे जो स्लोप है वो जीरो हो जाए। अच्छा, जब स्लोप जीरो होगा यहाँ पे तो नेचुरली कुछ डिफ्लेक्शन भी कम होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के मान में कुछ कमी आएगी। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विल गो ऑन डिक्रीजिंग व्हेन स्लोप एट दिस पॉइंट गोज ऑन डिक्रीजिंग। और जब यहाँ स्लोप जीरो हो जाएगा तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो काफी कम हो जाएगा, ना के बराबर होगा तो सही, लेकिन काफी कम हो जाएगा। जब यहाँ स्लोप को जीरो करते हैं ना, तो ना केवल यहाँ स्लोप जीरो होता है बल्कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू में भी कमी आती है। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इस प्रकार का है। हम चाहेंगे ये लाइन जो है टेंजेंट ये कुछ ऐसी हो जाए, ये हो जाए, ताकि यहाँ पर स्लोप जीरो हो जाए। अभी ये लाइन कैसी आ रही है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस लाइन को घुमाना है तो हमें एक क्लॉकवाइज मोमेंट ऐसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर अटैक करने के लिए क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ मोमेंट कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज। तो इसको, इस मोमेंट का जो प्रभाव है, इसका जो इफेक्ट है, ये टेंजेंट लाइन है, इस इफेक्ट को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए हमको एक ऑपोजिट मोमेंट, ये क्लॉक है ना, तो हमको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाना पड़ेगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या आप हाथ से लगा सकते नहीं, इसलिए आपके अंदर, हाथ के अंदर बहुत ताकत आ गई, बड़ी महाशक्ति आ गई और आपने इसको मरोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। तरीका क्या है, ये जो सपोर्ट सिंपल हैं इनको फिक्स्ड बना दो। अब देखिएगा,
ये जो सपोर्ट था ना, इसको मैंने फिक्स कर दिया। ये सपोर्ट था, इधर था, सिंपल था, वो फिक्स कर दिया। लोड सारे वही हैं जो पहले थे, कोई चेंज नहीं है। अब क्या होगा फिक्स करने के बाद में कि यहाँ पर ये जो पहले डिफ्लेक्शन कर ये था, अब डिफ्लेक्शन को कर कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा आप देख रहे हैं, यानी ये है डिफ्लेक्शन कर्व, चेंज हो गया ना, इट इज डिफ्लेक्शन कर्व, विक्षेप वक्र। आप देख रहे हैं ये जो विक्षेप वक्र आपको दिख रहा है, यहाँ ये जो बी पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो गई, ये बी में खुद टेंजेंट है, और ए पर भी जो टेंजेंट है हॉरिजॉन्टल हो गई, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए और बी पर स्लोप यानी आई एट ए एंड आई एट बी, स्लोप एट ए एंड स्लोप एट बी इज इक्वल टू 0। अरे भाई डिफ्लेक्शन तो पहले भी 0 ही था, जब ये सिंपली सपोर्टेड बीम थी तब डिफ्लेक्शन तो 0 ही था, स्लोप भी 0 हो गया, यानी कि वाई ए और वाई बी तो पहले से ही 0 थे। ये फिक्स्ड बीम की पहचान बन गई कि अगर कोई बीम फिक्स्ड है तो दोनों सपोर्ट्स पर स्लोप भी 0, दोनों सपोर्ट पर डिफ्लेक्शन भी 0। लेकिन ये 0 कैसे हुए स्लोप, कि हमने यहाँ पर एक कैसे मोमेंट लगा दिया, क्लॉकवाइज। तो ये हम शो करेंगे, ये ऐसा मोमेंट लग रहा है, इसको बोलेंगे एम बी, इसको बोलेंगे एम ए। तो ये जो एम ए एम बी है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। हिंदी में लिखो तो आबद्ध सिरा घूर्ण, आबद्ध सिरा घूर्ण, फिक्स्ड एंड मोमेंट। अब जब यहाँ लोड लग रहे थे तो यहाँ प्रतिक्रिया होगी ना, रिएक्शन, तो हमने कह दिया आर ए और आर बी, ये सिंपली सपोर्टेड बीम को मानते हुए। अब नेचुरली ये जितना लोड लग रहा है उतने ही रिएक्शन दोनों मिलकर होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर ए प्लस आर बी जो है इज इक्वल टू टोटल लोड्स, जितना कुल भार आ रहा है बीम के ऊपर वो सारा लोड ये दो सपोर्ट की रिएक्शन मिलकर उठाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अब जब ये बीम फिक्स्ड है तब यहाँ जो है रिएक्शन होंगी। एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं आर ए डैश कह देता हूँ, क्या कह देता हूँ, आर ए डैश और आर बी डैश, या इसको एक नाम देते वी ए वी बी, वी कह दो। अक्सर आपको बुक के अंदर वी मिलेगा और वी बी मिलेगा। वी बी यानी कि रिएक्शंस एट सिंपल सपोर्ट्स व्हेन बीम इज सिंपली सपोर्टेड, इसको मैंने आर ए डैश भी कह दिया है। हम वी ए बोले या आर ए डैश बोले एक ही बात है, हम वी बी बोले और आर बी डैश बोले एक ही बात है। नॉर्मली वी ए और वीबी कहा जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम के कारण जो रिएक्शंस होती हैं सपोर्ट पर, उनको वी ए वीबी कहा जाता है। वी का मतलब वर्टिकल रिएक्शन एट ए एंड वर्टिकल रिएक्शन एट बी। अब जब ये बीम फिक्स्ड हो गई तो नेचुरली रिएक्शंस बदलेंगे, नहीं भी बदल सकती है, मैं भी आपको बताऊंगा कि कब ये रिएक्शन और वो रिएक्शन बराबर होगी और कब वो रिएक्शन उसके बराबर होगी, बताऊंगा आपको मैं। लेकिन अभी मैं इस रिएक्शन को आर ए कह रहा हूँ, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी। ए और बी पर जो रिएक्शन है उसको आर ए आर बी कह रहा हूँ, वहां मैंने वी ए वी बी कहा था, यहाँ मैं आर ए आर बी कह रहा हूँ। और वैसे बता दूं आपको मैं, आर ए और आर बी की जो जोड़ है वो वी ए और वी बी की जोड़ के बराबर होगी, इसमें कोई संशय है ही नहीं। यानी ये दोनों रिएक्शन मिलके जितना वैल्यू होती थी
वही आर ए आर बी मिलकर की वैल्यू होगी, क्योंकि लोड तो वही है, जिन लोड को सपोर्ट करना वो तो वही है, तो रिएक्शन की जो सम कभी बदलेगी नहीं। हाँ, आर ए वी ए से अलग हो सकती है और आर बी वी बी से अलग हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, वो अभी आपको मैं समझाऊंगा। हाँ, एक बात पक्का है निश्चित रूप से, इफ आर ए इज मोर देन वी ए, अगर आर ए वी ए से बड़ी है तो आर बी वी बी से छोटी ही होगी। कारण क्या, वी ए वी बी की जोड़ तो आर ए आर बी की जोड़ के बराबर है, इसलिए आर अगर बढ़ जाएगा वी ए से तो आर बी घटेगा वी बी से। इफ आर ए इज लेस देन वी ए, then RB will be more than VB। ये पक्की बात है, लेकिन ये 100% सही है कि आर ए आर बी मिलकर वी ए वी के बराबर होंगे। अच्छा, वी ए वी कैसे निकालना है, ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट थर्ड सेम के अंदर रिएक्शन निकालना। हम जिनको आर ए आर बी कहते थे ना, वो वी ए वी है बस। अब आर ए आर बी हम यूज करेंगे फिक्स्ड बीम के लिए, और वी ए वी यूज करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो ये अब तक मैंने बताया। अब जब आपसे कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में फिक्स्ड बीम का, तो क्या पूछ लेते हैं नॉर्मली कि भाई ये फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना होगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है, फॉर्मूला याद करने चाहिए आपको। बड़े सवाल के अंदर 3 नंबर में भी आ सकता है, और बड़े बड़े क्वेश्चन जो करेंगे उसमें भी इसकी सहायता ली जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू नहीं, सॉरी हाउ टू हम बाद में करेंगे। हम करेंगे भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, एम ए की वैल्यू कितनी, फिर इसको कैसे निकालते हैं वो बात की बात है। तो अब मैं आ रहा हूँ दूसरी बात पे। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इफ लोडिंग इज सिमेट्रिकल, इफ लोडिंग इज सिमेट्रिकल, अगर जो बीम पे भार आ रहा है वो सममित है, सममित सिमेट्रिकल है, तो उस केस में जो आर ए है वो वी ए हो जाएगा, और जो आर बी है वो वी बी हो जाएगा। जब लोडिंग सिमेट्रिकल होता है ना, बिल्कुल सिमेट्रिक भी आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। लोडिंग सिमेट्रिकल में खास बात होती है कि एम बी बराबर हो जाते हैं, फिक्स एंड मोमेंट जो है ना ए और बी बराबर होते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं तो फिक्स्ड एंड मोमेंट एम ए और एम बी बराबर हों तो आर ए और आर बी वही होंगे जो कि वी ए और वी बी है। लेकिन अगर एम ए एम बी से बड़ा है, अगर फिक्स्ड एंड मोमेंट एम ए है वो एम बी से बड़ा है, जो मोमेंट बड़ा है, तो फिर रिएक्शन जो आर ए है वो आर बी से बड़ी होगी डेफिनेटली। अगर एम ए एम बी से छोटा है, जिधर मोमेंट छोटा उधर रिएक्शन भी छोटी होगी, आर ए छोटी होगी आर बी से। और एक बात पक्का है, जब आर ए आर बी से बड़ा होता है तो वी ए वी बी से छोटा होता है, और जब आर ए आर बी से छोटा होता है तो वी ए वी बी से बड़ा होता है। ये बात मैं पिछले पेज पे कह चुका था, क्योंकि हम हमेशा वी ए और वी बी जुड़कर आर ए और आर बी की जोड़ के बराबर होते हैं। ये बातें आपको मैंने समझाने की। अब मैं सिमेट्रिकल कैसे होता है जरा समझा देता हूँ। जैसे देखिएगा, ये एक फिक्स बीम है, इसके ठीक बीचों बीच में एक पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक बीच में, यानी कि जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डब्ल्यू है, ये L/2 है, ये भी L/2 है। ये सिमेट्रिकल लोडिंग कहलाएगी। अच्छा, अगर मैं पूरी बीम पर यूडीएल लगा दूं समान तीव्रता का, इफ यूडीएल ऑफ सेम इंटेंसिटी इज अप्लाइड ऑन एंटायर स्पान L,
W per meter. It is also the case of symmetrical loading. और बताता हूं, अगर सेंटर में पॉइंट लोड और पूरे पे यूडीए लग जाए, इट इज फिक्स बीम है ना, बीम तो फिक्स है. इट इज आल्सो द केस ऑफ सिमेट्रिकल लोडिंग. अब इसी तरह से अगर पूरे पे लोड लग जाए, एक लोड सेंटर में लग जाए, मान लीजिए W, और इससे जितनी दूरी पर ये लोड लगा है उतनी दूरी पर एक लोड और लग जाए, यानी हम कह सकते हैं कि A, B, C, D, E, और ये जो C बिंदु है ना, ये बिल्कुल मध्य में है, L/2 L/2, और दूरी जो ये लोड बराबर है, मान लीजिए W1 लोड है, ये भी W1 ही है, सेम लोड है, और ये आपका UDL है. और इस केस में CD जो दूरी है, CD और CE बराबर है, यानी सेंटर पॉइंट से जितनी दूरी पर ये लोड लगा है उतनी दूरी पर उस साइड में लगा वो लोड बराबर है. ये सेंटर लोड लगा, ये सेंटर का लोड चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, 100 हो जाए किलो न्यूटन, लेकिन ये दोनों बराबर होने चाहिए. ये अगर 50 है तो 50 होना चाहिए, 60 है तो 60 होना चाहिए. ये बेशक कुछ भी हो जाए, सेंटर में लगा हुआ है, ये दूरी इस दूरी के बराबर, और पूरी पे यूडीएल लगा हुआ है. ये जितने ही मैंने केसेस बताए सारे, ये सारे ही सिमेट्रिकल लोडिंग के हैं. ये सारे जो लोड है ये सिमेट्रिकल लोडिंग के हैं, सिमेट्रिकल लोडिंग. और सिमेट्रिकल लोडिंग जो होती है, इसमें अगर मैं कहूँ ये MA, ये MA, ये MA, ये MA, ये MB, ये MB, ये MB, कभी कोई चीज गलती से कट हो जाए ना, गलत हो जाए, तो उसको पूरा काट के नहीं लिख दो, ओवर राइटिंग ना करें कभी भी, और ये हो जाए MB. तो ये लोडिंग है सारी सिमेट्रिकल. और इन लोडिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा MA और MB बराबर होंगे, फिक्स एंड मोमेंट एट A और फिक्स एंड मोमेंट एट B दोनों बराबर होंगे. साथ ही जो RA होगा वो VA के बराबर होगा, और जो RB होगा वो भी VB के बराबर होगा. और सबसे बड़ी बात जो होगी, अगर MA MB के बराबर है तो RA RB के बराबर होगा, दोनों रिएक्शन भी बराबर होंगी, और VA बराबर VB होगा, और VA प्लस VB इज इक्वल टू RA प्लस RB इज इक्वल टू टोटल लोड. जितना लोड लग रहा है ना बीम के ऊपर, वो सारा लोड अगर मिला दो तो RA RB की जोड़ आ जाएगी, या VA VB जोड़ आ जाएगी, दोनों रिएक्शन बराबर. अगर मैं कह रहा हूँ टोटल लोड लग रहा है मान लीजिए 500 किलो न्यूटन, तो RA भी 250 किलो न्यूटन, RB भी 250 किलो न्यूटन, VA भी 250 किलो न्यूटन, VB भी 250 किलो न्यूटन, और MA MB बराबर होंगे. ये मैं वीडियो अभी इतना ही इस वीडियो में कहूंगा. मेरा उद्देश्य था केवल और केवल ये समझाना कि फिक्स बीम का मीनिंग क्या होता है और फिक्स बीम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. इन्हें कहते हैं रिएक्शन कंपोनेंट्स. एक बात मैं और कहना चाहूंगा, वो अभी इसी भी अपन कर लेते हैं, इसके अंदर ही कर लेते हैं. ये पेज नंबर हो जाएगा 3. ये हमारा पेज नंबर था 2, वीडियो था पहला, चैप्टर आपका चल रहा है ये तीसरा, सब्जेक्ट है CE 4003, और क्लास है डिप्लोमा 4th सेम. टॉपिक हम कह सकते हैं फिक्स्ड बीम.
ये चैप्टर आपके चल रहा है 3, वीडियो चल रहा है पहला, सब्जेक्ट है CE4003, क्लास है डिप्लोमा 4th सेम, और ये फिक्स बीम चल रही है हमारी। अब देखिए, यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि फिक्स बीम जो होती है, फिक्स बीम is always statistically indeterminate. Fixed beam is always statistically indeterminate. यानी ये हम कहेंगे कि अनिर्धारित संरचना है। अनिर्धारित, अनिर्धारित यानी कि इनडिटरमिनेट जो स्ट्रक्चर है, वो क्या मतलब होता है? when a beam is when a beam cannot be solved by simple equations of equilibrium, it is called as statically indeterminate. हमारे पास में 3 इक्वेशन है सिद्धांततः साम्यावस्था की, जो आप मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। सिग्मा H बराबर 0, सिग्मा V बराबर 0 और सिग्मा M बराबर 0। व्हाट इट मीन्स? सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, बल्कि कहना चाहिए एल्जेब्रिक सम। Algebraic sum of all horizontal forces applied on structure is 0. ये algebraic sum of all vertical forces applied on the structure is 0. ये algebraic sum of all moments applied on the structure is 0. हमने यूज कहा है algebraic sum 0 होनी चाहिए। ये जो सम है ना, ये सारी बता दूं आपको, ये all are algebraic sum। यानी कि बीजीय योग कहते हैं हिंदी में इसको, बीजीय योग। बीजीय योग जो है वो 0 होना चाहिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का हो यानी कि क्षैतिज बलों का हो, चाहे वो वर्टिकल फोर्सेस का हो, ऊर्ध्वाधर बलों का हो, चाहे वो मोमेंट्स का हो यानी कि आघूर्णों का हो। एल्जेब्रिक सम 0 होनी चाहिए। ये सामान्य समीकरण है। ये 3 जो है ना समीकरण है, सामान्य है। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। ये कंडीशंस हैं, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि ये साम्यावस्था की शर्तें हैं, ये साम्यावस्था की शर्तें हैं। अगर इन शर्तों के माध्यम से किसी बीम का कंप्लीट डिसेक्शन, यानी उसको पूरा मोमेंट क्या लग रहा है, रिएक्शन क्या हो रही है, सब कुछ बातें निकल जाएं, कंप्लीटली जितने अज्ञात है वो सब मान ज्ञात हो जाएं, ऑल unknown quantities can be solved by using these 3 equations, then the structure, और अभी हम कह रहे बीम is statically determinate। वो हम कह सकते हैं कि निर्धारित संरचना है। लेकिन अभी भी मैंने कहा कि जो फिक्स बीम है वो निर्धारित नहीं होती हैं, डिटरमिनेट नहीं होती हैं। हम कहेंगे निश्चित रूप से फिक्स बीम इज नॉट स्टैटिकली डिटरमिनेट, इट इज स्टैटिस्टिकली इनडिटरमिनेट। ये अनिर्धारित संरचना है, क्योंकि इन 3 समीकरणों से हम इसके सभी रिएक्शन कंपोनेंट्स को ज्ञात नहीं कर सकते। ऑल 4 रिएक्शन कंपोनेंट्स, ऑल 4 रिएक्शन कंपोनेंट्स, कौन से 4? Ma, Mb, Ra
एनआरबी। ये 4 रिएक्शन कंपोनेंट्स हैं, 2 तो मोमेंट के, 2 फोर्सेस के लिए। ऑल 4 रिएक्शन कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय above equations. Hence, fixed beam is statistically indeterminate. अब हम ये पता लगाएंगे कि इसकी इनडिटर्मिनेसी का अंश क्या है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी? डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी। आपको ये लग तो रहा है ये इक्वेशन 3 है, पर वास्तव में ये 2 ही है। एक तो सिग्मा v बराबर 0, एक सिग्मा m बराबर, ये तो अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि हम जो फिक्स भी आपको समझा रहे हैं, इसमें कहीं कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो लग ही नहीं रहा है। ऑल फोर्सेस आर वर्टिकल। ये फोर्स देखिए वर्टिकल है, रिएक्शन भी वर्टिकल ही होती है। जब फोर्स हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, जब फोर्स लगने वाले सारे वर्टिकल है, जब फोर्स हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, तो फिर कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं होगी। और जब कुछ हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, तो ये इक्वेशन जो है आपके काम ही नहीं आएगी। जहां हमारे पास में 3 इक्वेशन अवेलेबल थी, अब उनमें से मात्र 2 ही अवेलेबल है, सिग्मा v बराबर 0 और सिग्मा m बराबर 0। और अननोन कितने हैं? 4। 1 2 3 4, 4 अननोन हैं। इक्वेशन अवेलेबल केवल 2 ही हैं, सिग्मा v बराबर 0, सिग्मा m बराबर 0। 2। यानी फिक्स बीम का जो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी है वो 2 है, क्योंकि 2 ही समीकरण उपलब्ध हैं लेकिन अननोन 4 हैं, इसलिए 2 डिग्री इसकी है इनडिटर्मिनेसी की। अनिर्धारित अंश इसका 2 का है। अब जितना अनिर्धारित अंश होता है, जितनी डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी होती है, उतनी ही एक्स्ट्रा समीकरण आपको चाहिए। भाई आपको पता है ना, जितने अननोन होते हैं ना, उतनी इक्वेशन होनी चाहिए उसको, उन अननोन को पता करने के लिए। अगर एक अननोन है केवल एक्स, तो एक इक्वेशन से काम चल जाएगा। 2 अननोन है एक्स वाई, तो 2 इक्वेशन चाहिएगी। 3 अननोन है एक्स वाई जेड, 3 इक्वेशन चाहिए। जितने अननोन होते हैं, जितने अज्ञात होते हैं, उतनी ही दूसरी इक्वेशन आपको चाहिए अज्ञात को ज्ञात करने के लिए। हमारे पास में 2 अज्ञात हैं, वैसे तो 4 हैं, पर 2 का तो समाधान नहीं से, मतलब 2 इक्वेशन है हमारे पास में, ये 2 हैं। 2 और कहाँ से लाए हैं? तो हमको 2 डिग्री ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसके लिए 2 इक्वेशन और चाहिएंगे। वो हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अभी मेरा उद्देश्य इस वीडियो में केवल परिचयात्मक है, केवल इंट्रोडक्शन है। हम कह सकते हैं इसकी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी 2 की है। अभी पेज नंबर 4, पहला वीडियो चल रहा है हमारा, चैप्टर हमारा 3 है, सब्जेक्ट CE 4003 है, फिक्स बीम चल रहा है। और डिप्लोमा आपका चल रहा है 4 सेम। अब आगे चलते हैं, कुछ बातें और विशेष बता देते हैं आपको। तो ये जो हम निकालेंगे MA और MB, MA एंड MB के लिए कैलकुलेशंस, उसके लिए सूत्र होते हैं, उसके लिए फॉर्मूले होते हैं। वो फॉर्मूले हम अगले वीडियो में समझाएंगे आपको, अभी केवल आप बता दूं फॉर्मूले होते हैं। पहला तो है फॉर्मूलाज, यानी विभिन्न सूत्र।
दूसरा निकालने के लिए क्या होगा, उसके लिए आपको करने पड़ेंगे, एक तो होती है डबल इंटीग्रेशन मेथड। इससे मैकॉलेज मेथड भी कहते हैं, कुछ स्पेशल बातें जोड़ने के बाद में। और दूसरा है इसके अंदर, अगर मैं हिंदी में लिखूं इसको, तो द्विसमाकलन विधि लिख देता हूं। द्वि द्वि समाकलन विधि, डबल इंटीग्रेशन मेथड को कहते हैं हिंदी में द्विसमाकलन विधि, मैकले विधि भी कहा जाता है। थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों बेसिक मेथड ही हैं, एक ही है, डबल इंटीग्रेशन। तीसरा जो मेथड है इसके लिए, मतलब एम भी निकालने के लिए, फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए एंड फिक्स्ड एंड मोमेंट एट बी को निकालने के लिए, पहला तो फॉर्मूला है, दूसरा डबल इंटीग्रेशन मेथड, तीसरा इसके अंदर है मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड, इसे कहते हैं क्षेत्र आघूर्ण विधि। इसे ज्यादा अच्छा होता है, मैं इसको एरिया मोमेंट मेथड कहता, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने मोमेंट पहले लिख दिया ना। अब हिंदी इंग्लिश मैच तो करना चाहिए, तो मैं मोमेंट एरिया मेथड करूंगा, एरिया मोमेंट मेथड कह देता हूँ, एक ही बात है, एरिया मोमेंट मेथड, एरिया मोमेंट मेथड। वैसे तो ज्यादा प्रचलन में इसका जो नाम इंग्लिश का मोमेंट एरिया मेथड ही है, उसको मोमेंट एरिया मेथड बोलते हैं, लेकिन मैं चूंकि इंग्लिश के साथ हिंदी भी लिख रहा हूँ ना, तो उससे कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने चेंज किया। एरिया मोमेंट मेथड, इसको कहते हैं क्षेत्रफल आघूर्ण विधि, क्योंकि एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल आघूर्ण विधि। जैसे मैंने मान लो अभी लिख दिया होता मोमेंट एरिया मेथड, नीचे लिखता है क्षेत्र आघूर्ण विधि, तो आप क्या समझते, मोमेंट का मतलब क्षेत्रफल और एरिया का मतलब आघूर्ण, जो कि गलत है। एरिया मोमेंट मेथड कहें या क्षेत्रफल आघूर्ण विधि कहें, वन एंड सेम थिंग। तीसरा, ये तीन विधियों से हम एम भी निकाल सकते हैं। उनमें से ये जो दो विधियां हैं, कौन सी, टू और थ्री, डबल इंटीग्रेशन मेथड यानी मैकलेज मेथड और एरिया मोमेंट मेथड, इनको कहते हैं फाइंडिंग एम बी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रथम सिद्धांत से एम बी ज्ञात करना, प्रथम सिद्धांत से, फर्स्ट प्रिंसिपल से एम बी ज्ञात करना। कई बार परीक्षा में आपको कह देंगे कि भाई प्रथम सिद्धांत से इस आबद्ध धरण को हल कीजिए, सॉल्व द फिक्स्ड बीम बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स, यानी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही, यानी कि इन दो मेथड में से किसी एक मेथड के द्वारा ही आपको एम बी निकालना है, उसके बाद आगे सॉल्व करना है। लेकिन अगर कभी नहीं कहा जाए, फर्स्ट प्रिंसिपल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए प्रश्न में, सिंपली कह दिया आपको भाई सॉल्व द फिक्स्ड बीम, यानी कि ये जो फिक्स्ड बीम है इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो मतलब कि एम बी आर बी निकालो और उसके एस एफ डी बी एम डी बनाओ, शेयर फोर्स डायग्राम बनाओ, बेंडिंग डायग्राम बनाओ, लेकिन उसमें कहीं फर्स्ट प्रिंसिपल शब्द का प्रयोग ना किया जाए, तो आप चाहे तो केवल सूत्रों से काम चला सकते हैं और ये सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। जो काम फर्स्ट प्रिंसिपल से करने में, किसी सवाल को करने में 40-50 मिनट लगते होंगे ना, इस काम को करने में भी मुश्किल से 15-20 मिनट लगेगा। और मेरी राय है कि अगर फर्स्ट प्रिंसिपल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए प्रश्न में, तो आप फॉर्मूले से निकालिएगा। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर परीक्षा के अंदर एक प्रश्न बच गया ये फिक्स बीम का करने के लिए, और समय आपके पास में केवल 12-13 मिनट बचे हुए हैं, तो आप
सूत्रों से MAMB RRB निकाल लें और उसके बाद SFD बीम बना लें। आपको सवाल अगर 8 नंबर का है तो 6 नंबर तो मिल ही जाएंगे। अच्छा शिक्षक होगा, थोड़ा सा ध्यान रखने वाला, 7 किया वो 8 भी दे देगा। लेकिन अगर फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा है और आप सूत्रों से करते हो तो नंबर तो कटेंगे। और नंबर कितने करते हैं कोई नहीं कह सकता। किसी के मन में आ जाए इससे तो फर्स्ट प्रिंसिपल किए ही नहीं, डायग्राम बना दिए लेकिन सूत्रों से निकाला कहाँ में सर। हो सकता है आपको 8 में से 3-4 नंबर ही दे। कोई सूर्योदय हो तो हो सकता है आपको 6-7 तक दे दे, 8 तो कोई नहीं देगा, ये पक्की बात है। लेकिन हाँ, नंबर मिलेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि कुछ नहीं करने से अच्छा हमने कुछ किया। ये मेरी राय है, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी। अगर सिर्फ 10-15 मिनट बचते हैं एग्जाम के अंदर, 12-15-18-20 मिनट मान लो, और तो 20 मिनट के अंदर ही आप ये मेथड यूज करके सवाल नहीं कर सकते। आप ये करने बैठेंगे ना तो इसी में निकल जाएगा 20 मिनट। आप डायग्राम कब बनाएंगे? इसलिए मैं राय देता हूँ कि सूत्रों से MAMB RRB निकाल लो और डायग्राम बन जाएंगे। बहुत जल्दी काम हो जाएगा। हो सकता है कि 12-13 मिनट के अंदर। ये जब आप मेरे अगले वीडियो देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। ये तो हुआ MA और MB की बात। अब बात करते हैं RA एंड RB की। RA और RB की रिएक्शंस निकालने के लिए वैसे तो सारे सूत्र हैं, बिल्कुल आपको मिलेंगे। फॉर्मूले लिखूंगा आपको, फॉर्मूले अगले वीडियो के अंदर में। लेकिन अगर फॉर्मूले नहीं भी हों तो आप बेसिक मेथड से निकाल सकते हैं। RA RB निकालने के लिए पहली विधि फॉर्मूलाज, यानी कि सूत्र। दूसरी विधि बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हो। कैसे, मैं आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले कुछ जरूरी बात बता देता हूं आपको मैं। अगर आपको शेयर फोर्स डायग्राम के बनाने के लिए और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए साइन कन्वेंशन अच्छे से नहीं पता है तो आप बहुत उलझन में पड़ जाएंगे। आपको जो साइन कन्वेंशन है शेयर फोर्स के बेंडिंग मोमेंट को पता होने ही चाहिए और एकदम क्लियर होने चाहिए। तो आजकल जो कॉमनली प्रचलन में है साइन कन्वेंशन, चिन्ह निरूपण, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। और जो मैं काम में लूंगा, वो भी बात कर देता हूँ। शेयर फोर्स, अपरूपण बल। देखिएगा, अगर ये कोई सेक्शन लाइन है, इसके राइट में कोई फोर्स नीचे लग रहा है, राइट में नीचे अथवा लेफ्ट में ऊपर लग रहा है। राइट में नीचे, लेफ्ट में ऊपर, दोनों को हम कहेंगे कि पॉजिटिव शेयर फोर्स है। ध्यान देना इस चीज को। राइट में नीचे हम किसी शक्ति के राइट में देख के कर रहे हैं कैलकुलेशन और कोई फोर्स नीचे लग रहा है, वो पॉजिटिव है। या अगर मैं कोई कह रहा है मैं तो लेफ्ट से देखूंगा और लेफ्ट में ऊपर है, वो पॉजिटिव होगा। अगर राइट में नीचे पॉजिटिव है तो लेफ्ट में ऊपर पॉजिटिव होगा। दूसरा, ये सेक्शन। अब उल्टा इसका, अभी राइट में क्या था, नीचे, अब राइट में कर देता हूं ऊपर और लेफ्ट नीचे। यानी राइट में ऊपर हो अथवा लेफ्ट नीचे हो, इन दोनों को मैं निगेटिव कहूंगा। ये मेरे साइन कन्वेंशन रहेंगे शेयर फोर्स के लिए। मैं जब भी आगे पढ़ूंगा इन्हीं नोटेशंस का प्रयोग करूंगा। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। ये कोई सेक्शन है और अगर राइट में मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, ACW, एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट में मोमेंट है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, CW, इसको मैं प्लस कहूंगा। ये मोमेंट प्लस है, पॉजिटिव है। अगर राइट में एंटी क्लॉकवाइज है, लेफ्ट में क्लॉकवाइज है, अच्छा इसको सैगिंग भी कहते हैं, सैगिंग मोमेंट, SAGGING, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। सैगिंग ने झूल पड़ जाना, आप कहते हैं ना तार झूल गए। दो पोल के बीच में जो तार होता है वो अपने भार के कारण नहीं कुछ ना कुछ झूल जाता है, उसमें झूल पड़ जाता है, जोर पड़ जाता है, सैगिंग बोलते हैं। तो ये बीम जो होती है ना सिंपली सपोर्टेड, इस तरह की बात करता हूं मैं। ये सिंपली सपोर्ट बीम है, बाहर लग रहा है तो ऐसे बीम में झोल पड़ जाता है, ये सैगिंग कहलाता है। ये
इस प्रकार का जो मोमेंट होता है वो पॉजिटिव कहला जाएगा। दूसरा आप ध्यान रखें, राइट में क्लॉकवाइज, लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में, ये नेगेटिव कहूंगा मैं। और मोस्ट ऑफ बुक्स यही कहती हैं जो मैं कह रहा हूं। मेरे आगे सारे वीडियोस इन्हीं पे बेस्ड हैं। ये नोटिशंस, ये जो कन्वेंशन पे मेरे बेस्ड हैं कि वीडियो सारे, ताकि आपको कोई तरह का कंफ्यूजन ना हो। ये कहलाता है हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, HOGGING, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। ये होगा नेगेटिव। लेकिन मैं सुविधा की दृष्टि से एक बात बता दूं, टेक्निकली बात ये रहेगी, लेकिन मैं कुछ बातें रटने के हिसाब से, ताकि हमको बार बार समय खराब नहीं करना पड़े। सेक्शन के राइट में कोई मोमेंट क्लॉकवाइज है, इसका मतलब राइट में फोर्स नीचे की ओर है। राइट में नीचे फोर्स होगा तभी तो क्लॉकवाइज बनेगा। और लेफ्ट में मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, कब बनेगा? जब सेक्शन के लेफ्ट में फोर्स नीचे हो, यानी कि फोर्स नीचे है, फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स, आइदर टू द राइट और टू द लेफ्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा आसान हो गया याद रखना। अगर फोर्सेज डाउनवर्ड कार्य कर रहे हैं, इफ फोर्सेज एक्टिंग डाउनवर्ड, हमेशा मोमेंट नेगेटिव लेना है, पक्का दिमाग में डालो। वो अपना आप भी अगर देखेंगे तो वो क्लॉक और एंटी क्लॉक हो जाएगा। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि नोटेशन लिखिए, तो वो आपको ये यूज करो जो मैंने लिखा है आपको भी। वहां ये मत कहना कि नीचे बल लग रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, ऊपर लग रहे प्लस, ऐसा नहीं। वो केवल आपको समझने के लिए टेक्निकल पॉइंट यही है जो मैंने बताया आपको। ऐसे इसकी बात करते हैं। राइट में एंटी क्लॉकवाइज, राइट में मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज कब होगा? जब राइट में फोर्स ऊपर लगेगा तभी होगा ना। ऐसे लेफ्ट में क्लॉकवाइज कब होगा? लेफ्ट ऊपर लगेगा, लेफ्ट में ऊपर लगेगा। यानी कि अगर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहे हैं, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, तो मोमेंट वो हो जाएंगे जो आपको दिख रहे हैं, फोर्स हो जाएगा। तो जो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी इफ फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड्स, बेंडिंग मोमेंट विल बी पॉजिटिव। ये याद रखने के हिसाब से, रटने के हिसाब से, लिखने के हिसाब से तो यही लिखा जाएगा। आपको कहा जाएगा भाई कन्वेंशन बताइए, तो आपको लिखना, वहां आप अपर और लोअर नहीं कर सकते। आप कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज राइट में, क्लॉकवाइज लेफ्ट में। यहाँ क्लॉकवाइज राइट में, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट में। ये हॉगिंग या नेगेटिव, ये स्टैकिंग यानी कि पॉजिटिव। तो मैंने जहां तक मेरे से हो सका, मैंने सिंपल से सिंपल भाषा के अंदर इंग्लिश हिंदी दोनों का प्रयोग करते हुए इस वीडियो को बनाया आप लोगों के लिए। और बेसिक बातें इसमें सारी कवर हो जाती हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि आप इनका फायदा उठाएंगे और आगे वीडियो को समझने में, अगली जो वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, उनको समझने में इस पहले वीडियो का बहुत महत्व होगा। क्योंकि ये जो बातें मैंने बताई, ये बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।